ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से पशुपालक भाई ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई यार भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कई हाल है आज बड़ा दिनों दिख्या हो। देखो साइया है नी ओम जी भाई के भाई काम धंधा है नी आपा करता रहवा गृहस्थी रो संचालन करता रहवा आपा तो जने कणे कई होया करे ओम जी भाई के थोड़ो ई चौपाल रमाई ने आई जे कोनी। देखो यहाँ थई ने तो पाठ पड़ा को नहीं ठीक है ते खेत रे काम को शहर वेर गया पर आ सीधी बात को बताओ नहीं थे सीधो के आई जो कोनी ये थोड़ी चाल ले है कोई देखो थे तो जान ले वो मंदरी बाता ने बीज लेने को नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल गयो पुरखो बता दियो तो जने ठा पड़ी तो बिल्कुल एक समस्या हो रही भाई अब कोई फोन पर भाई जेठालाल जी कह रिया और कहीं हाफिज भाई बैठा है नहीं अब भी जिक्र करियो कि कोई आया फोन के भाई थाने में एक नंबर भेजा कोई ओटीपी भेजो माने पाछी भाई ओ के रोल है कि ओटीपी भारने भेजो पाछी में थाना थार कोई लॉटरी लागी है यहाँ अगली कोई बातें करियो आके समस्या है। देखो ओम जी भाई ये है कि ए बाता जी की नहीं बार ए क्या करे कि साइबर फ्रॉड बुलिया करे याने जाल साजी। हाँ तो ए जाल साजी रा तरीका हो या तो क्या बैंकू हाफी पीछा कर दिया। हाँ बिल्कुल राम फिर ओके रोलो है। हाँ तो देखो इन बाबत कही है कि अपने जी की सरकार है पुलिस विभाग है बे समय समय पर लोगों ने समझाता भी रहे। अच्छा कि भाई देखो कोई भी अनजान आदमी कॉल करे नहीं फोन करे नहीं थाने तो उनसे थे बात तो करो ना जे बात भी कर ले वो तो उन्होंने थानी जी की जानकारी है नहीं पाबी ना दे ओटीपी और नहीं बताओ नहीं बताने कोई भी तरह की जानकारी तो अपने देवनी को नहीं आई बात है बिल्कुल आई चाहे थे फोन कर बो करो। हाँ कोई लिंकड़ा भी की भेजा करे लिंक विंक कहीं और कह बीबने थे टच करो और खोलो बेने अभी मारी की समझ में को आई नहीं। अभी ये देखो टेक्नोलॉजी है कि अभी व्हाट्सएप माथे क्या करे ये माथे बे लिंक दे देवे सोशल मीडिया माथे तो उनारे माथे भी कहीं कि बे लिंक आया करे और क्या करे कि इया ने क्लिक कर दो थाने कहीं कि ओ लाभ मिल जाई तो आदमी तो देखो लोभ रो मारो बीर माय ने क्लिक कर देवे। जागरूक रहो से मोटी बात है। देखो कोई भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो वे आप जगह रजिस्टर्ड है नहीं बैठे सुई बेची और जानकारी मांगे भी कोई बैंक तो सही बात है जे थाने जरूरत है सीधे बैंक में जाओ नहीं बे क्यों गई तो थोड़ी सी देखो जागरूकता रहनी बहुत जरूरी है। जे जागरूक रहसो और लालच में नहीं आसो है नहीं तो अजय कोई हो भी जाओ तो देखो नंबर भी है बी नंबर पर आप कॉल कर सा तुरंत पुलिस विभाग को संपर्क कर सा नहीं तो आप नुकसान होने बच भी सके है। बिल्कुल और ए बात जे आप ध्यान रखा नहीं जने अपन लोग क्या करे सजग ग्राहक। सजगता में ही देखो चानणो है और बात हवे चांदने री तो आज थे आप बताओ कि आज ही चौपाल रे माए किन बात तारी जानकारी थे दिलासो। हाँ तो देखो ऐसे भाई भी आज चौपाल में बैठा है तो थाने भी बता दूं मुड़ करियो है जेठाराम भाई थांगी बात आज लेके आया ऊँटा री खरीद और ऊन रे परिवहन संबंधित महत्व जानकारी ले आज मैं अठा आया और जानकारी देवन सारू राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु पधार्या है डॉक्टर बसंती ज्योत्सना बेन सा। तो डॉक्टर साहब आप चौपाल में घणो स्वागत है आपने मैं करा राम राम सा ओम जी भाई थे वो विषय तो महत्व ले रहे हो बात हवे ऊँटा रे खरीद री तो बसंती बेन सु सेव पहला तो आप आई जान सा कि आज रे इन बदलते समय रे मायने ऊँटा री उपयोगिता जी की बा कई है और इन बाबत ऊँटा ने किन बात खरीदा। ये जैसा कि हम सभी को पता है कि ऊँट एक बहुउपयोगी पशु है। इसके दूध में कई औषधीय तत्व हैं जो इसके दूध को मूल्यवान बना रहा है जिसके कारण कई ऊँट से जुड़े हुए व्यवसायी आजकल जो किसानों को अधिक मुनाफा कराने के लिए किसान इनसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि ऊँट डेयरी भी एक व्यवसाय हो सकता है जो किसानों को सीधे सीधे अधिक लाभ दे सकता है। उसी तरह ऊँट पालन भी एक व्यवसाय हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल ऊँटों को इको टूरिज्म में भी यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा कैमल सफारी में भी यूज कर रहे हैं इसको। कई किसान
ऊँटों को कृषि कार्य में भी यूज करते हैं, जैसे कि खेत की बुआई या फिर कटाई या फिर उसको प्लाउइंग बोलते हैं, वो भी उस तरह से भी यूज करते हैं। और भार ढोने के काम में भी लेने की वजह से ऊँटों को खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। बहु उपयोगी है सा। और अब बात करा डॉक्टर साहब, ऊँट खरीदती बेड़ा किन बातों ध्यान रखना चाहिए? ऊँट खरीदते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका लिंग क्या है, आप किस लिंग की ऊँट खरीदना चाह रहे हैं, क्या उसका नस्ल है, कौन सी उम्र की ऊँट आप खरीदना चाह रहे हैं, उसको किस उपयोगिता के लिए आप खरीदना चाह रहे हैं। हो सकता है आप कैमल डेयरी को विकसित करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मादा या फिर ऊँटनी की जरूरत पड़ेगी खरीदने की। हो सकता है आप बाहर ढोने के लिए खरीदना चाह रहे हो या फिर परिवहन के लिए या कृषि कार्य। जैसा कि हम सभी को पता है कि ऊँट की कुल 9 नस्लें हैं, इसमें कई नस्लें हैं। तो इन नस्लों की खासियत होती है कि कुछ नस्ल होते हैं जो दूध उत्पादन क्षमता जिसमें ज्यादा होती है और कुछ नस्ल होते हैं जो भार ढोने के क्षमता के कारण पहचाने जाते हैं। तो नस्ल की बात करें तो किसी किसी नस्ल है भी? ये भारत में कुल 9 पंजीकृत नस्लें हैं जिसको कि रजिस्टर्ड ब्रीड्स बोलते हैं। 9 नस्लों में से बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जालोरी एवं मेवाती राजस्थान में पाई जाती है और मालवी मध्य प्रदेश में पाई जाती है एवं खराई और कच्छी ऊँट गुजरात में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नस्लों का भी चयन करना चाहिए कि आप किस उपयोग के लिए इसे खरीदना चाहते हैं। तो बीकानेरी जो ऊँट की नस्ल है वो सबसे भारी वजन की नस्ल होती है। इसका वजन 600 से 700 किलोग्राम होता है और अच्छी भार वहन क्षमता के लिए ये जानी जाती है। इस नस्ल के आंखों के ऊपर चिन्हित एक गड्ढा होता है और कुछ जानवरों में भौहें और पलकें और कानों पर बालों का भी गुच्छा होता है जिसे झीपरा कहते हैं। उसी तरह जैसलमेरी जो नस्ल होती है सवारी और दौड़ क्षमता के लिए जानी जाती है। इनकी टांगे लंबी एवं पतली होती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय ऊँटों की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन क्षमता आमतौर पर कच्छी ऊँट में पाई जाती है और ये ऊँट जो कच्छी ऊँट होते हैं ये आमतौर पर भूरे रंग से गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये नम जलवायु और दलदली भूमि के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं, वेल अडेप्टेड हैं। मेवाड़ी जो कि पहाड़ियों में यात्रा करने और भार ढोने के लिए अनुकूलित जाने जाते हैं। इनका चेहरा लंबा होता है, ढीला थूथन होता है, सख्त और मोटे फुट पैड होते हैं इनके। शरीर का रंग हल्के से हल्का भूरा होता है और कुछ दिखने में लगभग सफेद से होते हैं। उसी तरह जालोरी नस्ल आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं। मारवाड़ी और जैसलमेरी का इन्हें मिश्रण कहा जाता है। जालोरी नस्ल में अच्छे ड्राफ्ट और परिवहन क्षमता भी होती है। इसी तरह मालवी का जो आकार होता है ये छोटा आकार होता है। शायद सभी भारतीय ऊँट नस्लों में सबसे छोटा मालवी होता है। रंग इसका बहुत हल्का या ऑफ वाइट, माथा अति स्पष्ट और यह ऊँट भी अच्छा ड्राफ्ट और परिवहन क्षमता के लिए जाना जाता है। और एक सबसे विशेष ये नस्ल है खराई, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये इकोटोनल नस्ल है जो कि शुष्क भूमि और तटीय परिस्थितिकी तंत्र पर जीवित रहते हैं। ये समुद्र के पानी में तैरने की क्षमता भी रखते हैं, इसीलिए इनको दरिया तरु समुद्र तैराक भी ये अच्छे होते हैं। जो कि ये ना खारे पेड़ पौधे और झाड़ियां जिसे मैंग्रोव भी कहते हैं ये खाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये उच्च टीडीएस, जहाँ की 1000 पार्ट्स पर बिलियन तक के टीडीएस वाले भी पानी को आसानी से सहन कर लेते हैं। और एक अंतिम ब्रीड जो मारवाड़ी है ये भी भारी कृषि कार्य करने और भारी भार ढोने में भी सक्षम है। आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं। तो देखो भूमजी भाई, ए ही नस्ल तो आपने नस्ल बता दीजिए, भार ढोण वास्ते कृषि कार्य वास्ते लेना है तो वह भी आपने बता दी। तो वो अपने पहले सु क्लियर माथे में होना चाहिए कि अपने काम कहीं करना है। बिल्कुल हमारे दिमाग रे मायने कहीं है कि ओम जी भाई अपारा एक पारखी चिकित्सक होया करता था। कौन? चतुर्दान सामोर जी। तो उनारी एक रचना याद आवे। बे लिखे ऐसा कि नस पतली पतली नलिया, ओछी मुंह नाली, कोरज छोटी कानड़ा, हरक चढ़ियो हाली। वाह, देखो सा उन अर्थ थे पूछो कि कहीं है तो हूँ बता दूं थाने। सही बात है, बात ऊँट पालक भाई भी देखो सा सोच सी कहीं है। देखो बुढ़ा बड्डे रहनी बे तो समझ गया ये बात ने। क्या करे है कि भाई पतली गर्दन हुए, पतला पग हुए और छोटो मुंह हुए, कान छोटा हुए, इसा जगह ऊँट है नी बे हाली है। हाली का मतलब हुए कि जो हल चलावन वालो है नी भी चलावन वालो हुए ऊँटा ने, वो भी ऊँटा माथे गर्व करे। क्या
आ है ऊँटारी देखो पहचान। बिल्कुल सर, ए जगह पर साहित्यकार है, गीतकार है, ए देखो आप गीत रे माध्यम से भी आपने बता दो कि किन भांतरा अपने ऊँट या ऊँटनी खरीदनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहिब, आप नस्ला रे बारे रे मायने बतायो मारा ऊँट पालका ने। अब नस्ल रे बाद रे मायने हमारे जगह किसान भाई है बे आ जानना चाहे कि जे बे ऊँट खरीदना चाहे तो बे कद खरीदे और कठे सु खरीदे। ऊँटों की खरीद फरोख्त मुख्य रूप से पशु मेलों में होती है। पुष्कर, जैसे कि पुष्कर मेला, नागौर मेला, श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवारा, बाड़मेर का मेला इत्यादि। पुष्कर ऊँट मेला अक्टूबर और नवंबर के महीनों के बीच पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला ये विश्व प्रसिद्ध एक मेला होता है। ये एक वर्ष में हर वर्ष आयोजित होता है, जो कि 5 दिवसीय ऊँट और पशुधन मेला भी है। नागौर पशु मेला प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवारा बाड़मेर चैत्र माह में, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। किसान पालकों को मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि मेलों में खासकर जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच मेले लगते हैं, उसमें खरीदारी करते समय अत्यंत सावधानी बरतें, क्योंकि इन मेलों में सर्रा से पीड़ित जानवरों को भी पशुपालक बेचने के लिए आते हैं। सर्रा एक अत्यंत जानलेवा बीमारी है, जिसे कि जो कि लगभग 10 से 20 दिन या 3 साल तक रहते हैं। तिबरसा रोग भी बोल रहे हैं। हाँ, इसको तिबरसा भी बोलते हैं। तो आप जी यहाँ बताया कि मेले रामायण ने सर्रा रोग से पीड़ित हुए ऊँट बेबीला, तो पशुपालक भाई ने ठा किया पड़ा कि वो सर्रा रोग हो रहा है ऊँट ने। ओम जी भाई, सर्रा रोग एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो कि ट्रिपैनोसोमा इवांसाई नामक परजीवी से होता है, और इसे तिबरसा भी कहते हैं। ऊँटों में यह रोग लगभग 10 से 20 दिन या 3 साल तक होता है, इसीलिए इसे तिबरसा कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण होते हैं अचानक ऊँट का कमजोर हो जाना, ऊँट को रुक रुक कर बुखार आना, आंखों से पानी बहना, और आंख के ऊपरी हिस्से में भी सूजन होता है, और आंखों की झिल्ली भी सफेद होना, और शरीर के निचले हिस्सों में कई बार सूजन एवं खुजली भी देखी गई है। बिल्कुल सा, देखो एज की छोटी छोटी बातें नहीं उनारो अगर आप ध्यान रखा नहीं तो देखो सा आप एक अच्छो ऊँट खरीद सका और उनसे आप जो व्यवसाय है उन्होंने आप बढ़ा सका। बात हवे डॉक्टर साहिब अब आ के भाई जे कोई मारो ऊँट पालक भाई है वो मानस बना लियो ऊँट खरीदन रो, तो उनरे मन रे मायने एक आवे सवाल को वो है उनरी कीमत रो। तो उनरी कीमत है जी की औसत कई होया करे ऊँटरी और ऊँटनियारी। ये किसी भी ऊँट की औसत कीमत उसके उम्र, लिंग और नस्ल पर निर्भर करता है। जैसे कि और 6 से 7 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के नर एवं मादा दोनों की औसत कीमत करीब 30,000 से 50,000 रुपए तक की होती है। प्रायः नर ऊँट की कीमत मादा ऊँट से ज्यादा होती है। हालांकि 2015 में कानून आने के बाद ऊँट की बिक्री और उनकी कीमतों दोनों में गिरावट आई है। गिरावट आने का मुख्य एक यही कारण नहीं है, यह भी कारण है कि बढ़ता हुआ शहरीकरण और युवा इससे आकर्षित नहीं हो रहे हैं ऊँट व्यवसाय से, और कृषि कार्यों में भी कई और यंत्र आ गए हैं और तकनीकियां आ गई हैं, जिसके कारण इसका थोड़ा सा उपयोग घटा है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब बात करें डॉक्टर साहब के जे ऊँट खरीद रहे हैं, तो खरीदने से पहला ऊँट की जांच करानी चाहिए, और जांच करानी चाहिए तो कठे सु करावे। सभी किसान पालकों को मैं यह कहना चाह रही हूँ कि कई ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए किसान पालकों को जो ऊँट खरीद रहे हैं, उस समय उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आंखों से कोई सिक्रीशन या पानी तो नहीं आ रहा जानवर के, वो ध्यान से देखें। ठीक है, आंख से पानी तो नहीं आ रही है। हाँ, जानवर का मुंह खुलवाकर जबड़े का आकार देखें, और जैसे जबड़े का आप मुंह खुलवाकर जब भी आप जबड़ा देखते हैं तो दांत सही है कि नहीं आपको दिखाई देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि उस जानवर को खाने में तकलीफ होगी आगे नहीं होगी, क्योंकि आप जब जानवर घर में लाएंगे तो आप भी चारा देंगे, खिलाएंगे। अगर खाना अच्छा नहीं कोई जानवर खाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। उसी तरह ऊँटों में देखा गया है, सबसे जो मुख्य बात है, ऊँट के कुबड़ को भी हाथ लगाकर हमेशा देखना चाहिए। कुबड़ को लटकता या कुबड़ के कम होना भी एक बीमारी का संकेत है। जानवरों को अवश्य बिठा कर देखें। एक बार जानवरों को बिठाएं, उसके बाद 15 मिनट तक बिठाएं और जानवर के आगे से उसको जानवर को सीधा देखें।
उसके सीधे आँख की तरफ देखें और आँख की तरफ कुछ एक हथेली या कुछ रख कर देखें कि जानवर अंधा तो नहीं है। उसके बाद 15 मिनट के बाद उस जानवर को उठने दे। जब जानवर उठ रहा हो तो आप जानवर के पीछे चले जाएं और जानवर को ध्यान से देखें कि उठते समय वो कैसे, उसके पैर बहुत हिल डुल रहे हैं, शिवरिंग हो रही है या आराम से उठ रहा है। इससे ये पता चलता है कि उसके जॉइंट्स ठीक हैं, अर्थराइटिस तो नहीं है। और उसी तरह जब जानवर उठ गया तो थोड़ी देर चलवाएं। अगर जानवर सही नहीं होगा तो बैठने के बाद जब भी उठेगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होगी और उसके बाद जब चलने लगेगा तो वो तकलीफ दिखाई देगी उस चाल में। तो आप चलवाने के बाद एश्योर हो कि जानवर सही है। उसी तरह जानवर का नीचे का हिस्सा जैसे फ्लैंक जिसे कहते हैं, इसमें कोई सूजन तो नहीं है, ये देखें। और कई ऊंट पालक जो कैमल के डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए ऊँटनी खरीदेंगे, उनको थन को जरूर जांचना चाहिए। जैसे कि थन बड़े तथा समरूप होने चाहिए। उनकी गहराई या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल 120 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। थनों का घनत्व जो कि 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और मिल्क वेन होती है जो दुधारू जानवरों में होती है, उसका भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। और सभी टीट के आकार भी समरूप हो। ये सब कुछ मुख्य बातें हैं जो ऊंट पालकों को खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। जी 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 भोम जी भाई कितनी बारीक बातें बताई है। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रख सा नहीं तो आप एक अच्छो ऊंट या ऊँटनी खरीद सका। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर बसंती ज्योत्सना। और आज आप बातचीत करिया ऊँटा की खरीद और ऊँट रे परिवहन संबंधित महत्व जानकारी। ओम जी भाई गीतड़ो सुनती बेला देखो है प्रेम जी काका ने एक पानड़ी रे माय ने एक सवाल लिख भेजियो है। कहीं भेजियो है बे लिखे ऐसा कि भाई राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु भी कोई ऊँट खरीद सके है कहीं। ऊँट खरीदने की प्रक्रिया जी की बा अगर बे बैठा सु खरीदे तो कहीं है भाई। बात तो डंगरी पूछी है भाई, बात पूछी है। आप बताओ डॉक्टर साहब। जी हाँ, आप ऊँट पालक समय समय पर केंद्र में ऊँटों की नीलामी होती है, वहाँ से आप ऊँट खरीद सकते हैं। इसमें इच्छुक पशुपालक बोली लगाकर ऊँट को खरीद सकते हैं। नीलामी की तिथि एवं अन्य विवरण स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। पशुपालक नीलामी से 1-2 दिन पहले उन ऊँटों को देख भी सकते हैं यहाँ आकर। अगर कोई ऊँट पालक प्रजनन हेतु निशुल्क नर प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम सरपंच से लेटर पैड पर लिखवाकर नजदीकी डिस्पेंसरी में पशु चिकित्सक से अनुमोदित करवाकर जिला पशुपालन विभाग में जाकर प्रार्थना पत्र देना होता है। तत्पश्चात जिला पशुपालन विभाग उसे पशुपालन विभाग बीकानेर को प्रेषित करता है और बीकानेर पशु निदेशालय के द्वारा केंद्र को पत्र के द्वारा अवगत कराया जाता है और अनुशंसा की जाती है और उसके बाद केंद्र किसान को निःशुल्क ऊँट प्रदान करता है। अगर पशुपालक निर्धारित बिक्री मूल्य पर ऊँट खरीदना चाहता है तो केंद्र निदेशक को इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह आवेदन पंचायत पशुपालन विभाग या किसी अन्य पदाधिकारी की सिफारिश पर उचित माध्यम से किया जाना चाहिए। भोम जी भाई कितनी बढ़िया जानकारी दी है डॉक्टर साहब। और अब एक प्रश्न हमारे माथे में भी आ रही है कि देखो मीड़ा मगरिया लगे और बैठे पशु खरीद फरोख्त भी हुए, लोग खरीदे भी है पशु। अब मेला रे मायने डॉक्टर साहब घणकरा है वे पशुपालक है वे 12 सुबह दूसरी राज्य से भी आया करे है। तो बे अगर जे पशु कोई खरीद लेवे और बिया ने मान लो गुजरात ले जानो हो, महाराष्ट्र ले जानो है, तब बे कहीं सीधे ले जा सके या बीरा भी कोई नियम है के? भारत की घटती ऊँट की आबादी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2014 में
ऊंट को राज्य पशु घोषित किया और उसी के बाद 2015 में राजस्थान सरकार ने ऊंटों के संरक्षण हेतु एवं एक विधेयक पारित किया, जिसे कि राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पोररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 2015 के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात राजस्थान ऊंट वध का निषेध और अस्थायी प्रवासन का नियमन विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम न केवल देश के बाहर बल्कि राज्य के बाहर भी ऊंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, परंतु यह ऊंटों के अस्थायी प्रवास को नियंत्रित करता है। हालांकि सक्षम पदाधिकारी कृषि गतिविधियों के लिए उनके निर्यात हेतु विशेष अनुमति भी जारी कर सकते हैं। ये पदाधिकारी और अधिकारी को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस तरह के निर्यात से ऊंटों की संख्या स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो। यहाँ सक्षम पदाधिकारी कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी हो सकते हैं जो शासन की ओर से अधिकृत हैं। ऊंट पालकों के अनुसार ऊंटों को दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। इससे अन्य राज्यों के खरीदार जो ऊंट मेलों में ऊंटों के प्राथमिक ग्राहक थे उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन वो हताश न हो, इसकी एक विधि है। उस विधि को फॉलो कर आप आसानी से ऊंट ले जा सकते हैं। इसी एक्ट में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम जो पशुओं का परिवहन में संशोधन कर 2020 में ऊंटों के परिवहन के लिए नए अध्याय को जोड़ा गया, जो कि 63A रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, समुद्र या वायु से ऊंट का परिवहन पर जो कि अध्याय लागू होता है। 63A जो अध्याय है उसके विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं। इसमें कई प्रावधान हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में ले जाते समय कई स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं और कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं जो कि मानवीय अधिकारों, जो जानवरों को अधिकार मिलने चाहिए उसके तहत हैं। तो इस जो 63A के विभिन्न प्रावधान के तहत ये कुछ बातें हैं, जैसे कि प्रत्येक वाहन जिसमें ऊंट का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके साथ वैध स्वास्थ्य प्रमाण होना जरूरी है। यह स्वास्थ्य प्रमाण अधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हो कि रेल, सड़क मार्ग, जल मार्ग, समुद्र या वायु मार्ग से ले जाने के लिए ऊंट उपयुक्त स्थिति में है और ऊंट को कोई संक्रामक बीमारी का कोई संकेत नहीं है या फिर कोई बीमारी नहीं है। जांच के दौरान एवं प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और ऐसे प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने चाहिए। जो बीमार ऊंट है उसको उनका परिवहन नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक वाहन जिसमें ऊंट का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उस पर बोल्ड लाल रंग के प्रदर्शित एक लेबल होना चाहिए जिसमें ऊंट भेजने वाला या रिसीव करने वाले का नाम, पता, टेलीफोन नंबर तथा ऊंटों की संख्या और प्रकार इत्यादि अंकित हो और कंसाइनी को ट्रेन या वह वाहन जिसमें ऊंटों का टोला भेजा जा रहा है इसके आगमन का समय के बारे में भी पहले से सूचित किया जाना चाहिए। ऊंटों को ट्रकों में, सड़क या ट्रेन, रेल कैरियर में लेटने की स्थिति यानी बैठने की स्थिति में बांधा जाना चाहिए और प्रत्येक ऊंट को 10 से 4 या 10 से 5 फीट का फर्श स्थान उपलब्ध जरूर कराया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि वाहन में रेत या पुवाल के बिस्तर के रूप में उपलब्ध कराया जाए जिसका स्तर कम से कम आधी फीट का हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किराए पर लाया गया वाहन में कोई नुकीली वस्तु नहीं हो जो यात्रा के दौरान ऊंट को चोट लगने से बचाया जा सके और कोई दुर्घटना नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऊंट ढीले सूती कपड़े की रस्सी से बंधे हो और चोट से बचने के लिए पैरों के नीचे एक उचित पैड, गर्दन और कुबड़ पर सूती गद्दी रखी जानी चाहिए। नर एवं मादा ऊंटों को मिश्रण नहीं करना चाहिए। ऊंट के बच्चे को मां के साथ ले जाया जा सकता है। परिवहन के दौरान गर्भवती और बहुत छोटे जानवरों को अन्य जानवरों के साथ भी नहीं मिलाया जाना चाहिए और परिवहन के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के जानवरों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। और कई ऊंट आपने देखे होंगे जो उग्र या आक्रामक ऊंट होते हैं उनको दूसरे सीधे ऊंटों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आशंकित उग्र जानवर को लोडिंग अनलोडिंग से पहले किसी योग्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में सेडेटिव दवाएं देकर उसका परिवहन या उतार
उतारने का काम उनका करना चाहिए। ऊंट को भोजन और पानी पिलाकर वाहन में लोड करना चाहिए। मार्ग पर पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यात्रा के दौरान पर्याप्त भोजन भी ले जाना चाहिए। यात्रा के दौरान पर्याप्त वेंटिलेशन हो और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण का भी साथ में होना जरूरी है। ऊँटों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए उपयुक्त रैंप या प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। जहां रैंप या प्लेटफॉर्म नहीं हो तो वैसी कोई अस्थायी व्यवस्था जरूर उपलब्ध कराना चाहिए। भाई जो नियम कानून है बीरा तो पालन अपन करना ही पड़े। हाँ बिल्कुल सा। और अब एड़ो एक सवाल है कि भाई जे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर राज्य मायने अगर अपन ले जानो होवे तो ने पैदल ले जाती बेड़ा किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए। ऊंट पालकों या जानवरों को पैदल ले जाते या यात्रा करते समय कई मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि गंभीर रूप से कमजोर या बहुत ही दुबले पतले या दोनों आंखों से अंधे या गंभीर चोट या परेशानी के लक्षण वाले जानवर या गर्भावस्था के दौरान पैदल यात्रा या ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऊँटों को पहले तो धीमी गति के साथ चलाएं, जब शरीर गर्म हो जाए तब तेजी से चलाएं। इससे मूंछ और लंगड़ापन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऊँट का पैर चूहों या लोमड़ियां कई बार रेत में गड्ढे बना देती हैं, उन गड्ढों में न गिरे क्योंकि यह फ्रैक्चर या लंगड़ापन का कारण बन सकता है। ऊँट सवार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऊँट को रेत के टीले बहुत धीरे धीरे पार कराई जाए और ऊँट दल के प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 1 घंटे की यात्रा के बाद ऊँटों को एक छोटा पड़ाव प्रदान करना चाहिए। और ऊँट पालकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गर्मी से बचने के लिए रात्रि में ज्यादातर यात्रा को प्राथमिकता दें और गर्मी में रात में लंबी दूरी तक चलाया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में सुबह जल्दी या शाम के समय भी ऊँटों को ज्यादा चलाया जा सकता है। फुट पैड की चोटों को रोकने के लिए भी जहाँ तक संभव हो पथरीली या पक्की सड़कों से बचना चाहिए। बहुत ही महत्व और काम री जानकारी है। इन बातें ना अगर आप ध्यान रख सकें तो ये जगह समस्या एक रहे और कहीं कहीं भ्रांतियां भी आवे सामने तो भी भ्रांतियां से आप दूर हो सा। तो जानकारी अपन देखो प्रकाश देवे और ज्ञान देवे और जागरूक बनावे। तो इन सब बातें अपन ध्यान रखना है। भूम जी भाई हमें थे घड़ी खानी देखो। ओम जी भाई साची बात क्यों थे, घड़ी इशारो कर रही है आपने। देखो बातें से तो मन भरी जाई कोनी। सामने भी देखो लोग पर्ची लेवड़ा खड़ा है। देखो भाई बातें तो खूब होगी पर बखतरी भी देखो मान और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो हमें देखो डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे यार माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी। इन सारू भैया आपने देवा धन्यवाद और भैया आपने करा राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।